ओके सो हेलो बच्चों। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर जो हमारा चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, उसका पार्ट वन ऑलरेडी हो चुका है। जिसमें पार्ट वन में आप देखोगे तो ये तीन टॉपिक हमने कवर अप किया था। और ये हमने कहा था कि जो क्वेश्चन आंसर बचेगा वो एज अ पार्ट टू आएगा हमारा। ठीक है। पहले देखो, मैंने अलग अलग इसलिए किया है ये चैप्टर से, हमें पहले से ये चीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन हमने अभी इसे ये क्यों किया कि भाई एक वीडियो आप पहले देखो तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, दूसरा वीडियो फुल ऑन क्वेश्चन के लिए। क्या होता है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़े फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा लोडेड हो जाता है दिमाग। तो वो लोड नहीं करना। पहले आप आराम से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, पार्ट वन में है जाके देख लो, उसके बाद इस पे आओ। आई एक्चुअली में ये दोनों वीडियो देखने के बीच में आप गैप भी कर सकते हो आराम से। आज पार्ट वन देख लो, कल पार्ट टू देख लेना, आपका हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हमारा टोटल बेस्ड होगा क्वेश्चन आंसर पे। हम लोग ये ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 5 सवाल बनाएं। शुरू करें? तो चलिए, मैं भी अपना चश्मा साफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। चांस ये लेंगे कि ऑल द एनसीईआरटी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो शुरू करें? चलिए, मेरा चश्मा भी साफ हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बेटा एक्चुअली मैं लिखूंगा क्योंकि विजुअल प्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं होगा अभी फिलहाल। क्वेश्चन मुझे लिखनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन लिखना यहाँ पे। एक सेकेंड बेटा। मुझे बस एक सेकेंड का टाइम दीजिए। ठीक है, ओके। तो आते हैं पहले सवाल पे। मैं पहला सवाल थोड़ा डायरेक्ट बनाना चाहता हूँ। डायरेक्ट इन द सेंस कि पहले आप समझ लो कि कैसे बनाते हैं, उसके बाद आएंगे मेन। मैंने आपको क्या पार्ट वन में बताया, जो लोग ने पार्ट वन नहीं देखा है आप प्लीज़ डायरेक्टली ये वीडियो मत देखना, क्योंकि वो सिर्फ 15 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लो जाके। आपको ये समझ आएगा कि उस अप्रोच कैसे है, क्या अप्रोच करना है इस चैप्टर में। तो बेसिकली जो लोग ने देख लिया है उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला ये टॉपिक बहुत ज़्यादा। ये जो वीडियो है जो भी जितना मिनट का जाएगा, 20 से 25 मिनट का जाएगा ये वीडियो, क्योंकि हमारे सवाल हमारे टोटल 5 या 6 इसमें आएंगे जो भी आएंगे। ठीक है। तो पहला सवाल थोड़ा इजी लेंगे, देखते हैं करके कैसे इसको अप्रोच किया जाता है। ठीक है, शुरू करें। तो सवाल ये है कि मैंने आपको एक रोप दिया। क्या दिया? रोप। रोप मतलब सब लोग समझते होंगे। रोप का लेंथ आपको मैंने 20 मीटर दे दिया। रस्सी है, रस्सी बांधी हुई है। कहाँ से बांधी हुई है? ग्राउंड से। ठीक है। तो ग्राउंड आपका ये हो गया, ऑब्वियसली ये आपका ग्राउंड है। आप आई होप सो थोड़ा थोड़ा करके समझ आएगा। उसके बाद अ, और जो रोप है ना, वो आपको एक पोल से अटैच है। ये क्या है? ये एक पोल है। तो मैं एक ट्रायंगल मिल चुका है यहाँ पे। एक रोप है बेटा जो ग्राउंड से ऊपर की जो पार्ट है, रोप पोल का जो ऊपर का पार्ट है, ए पॉइंट, टिप ऑफ द पोल वी कैन से। ए पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? ए पॉइंट को टिप ऑफ द पोल। सो एक रोप है, टिप ऑफ द पोल पे बांधा हुआ है, ग्राउंड है। और जो रोप है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। किसके साथ? रोप और ग्राउंड के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। इतना कुछ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछ के रहा है, मैं वो देख लेता हूँ एक बार। तो देख लीजिए, गिवन पोर्शन में, गिवन पोर्शन में लेंथ ऑफ रोप हमें गिवन है। चलिए लिख लीजिए। रोप इज कितना है बेटा? दिस इज एक सेकेंड। दिस इज 20 मीटर सर। और हमें निकालनी क्या है? हमें निकालना है लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ द पोल। और दूसरा चीज भी गिवन है। अब आपने जो लोग ने पार्ट वन पढ़ रखा है आपको पता होगा कि जो हमारा ग्राउंड है वो एक हॉरिजेंटल लाइन है, और जो थीटा बन रही है वो ऊपर की ओर जा रही है, मतलब कुछ ऐसा है। देख लो, मैं रफ स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया हॉरिजेंटल लाइन। थीटा जो हमारी यहाँ पे है ये ऊपर की ओर जा रही है, मतलब कि एलिवेशन है, राइट? एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दिया हुआ है, कितना है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन ए ओ ई कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है सर। हमें निकालना क्या है? लेंथ ऑफ पोल। अब शुरू करते हैं कैसे सॉल्व होगा।
तो ध्यान से देखो, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उनके लिए तो बहुत आसान होगा। अब देखो रूल क्या कहता है, कैसे करोगे, अप्रोच कैसे करोगे। थीटा दिया है बेटा, पहले ये देखो कि गिवन क्या है। सर गिवन 20 मीटर है, ठीक है। निकालना क्या है सर, निकालना पोल है। 30 के सामने वाला क्या आएगा, परपेंडिकुलर। जिस थीटा के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या है सर, ये एक हाइपोटेनस है। ये क्या है, ये एक बेस है। तो आप ये बताओ कि इस सवाल में रोप का वैल्यू दिया था, पोल निकालने को पूछ रहा है, क्या हमें ग्राउंड का यहाँ पे कोई वैल्यू या कोई यूज है यहाँ पे। मैं कहूंगा नहीं है, क्योंकि आपको बस अप्रोच क्या रखना है ना, एक चीज आपके पास होनी चाहिए और एक मिसिंग होना चाहिए। आपके पास ये गिवन है, ये मिसिंग है, राइट। बस ये अप्रोच अगर लगा लोगे तो आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा देख लो। स्टार्ट करें, एक सेकेंड बेटा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री ये परपेंडिकुलर, ये हाइट। सो हमारे पास बेटा P जो है वो मिसिंग है, जो कि हमारा पोल है, ठीक। हाइपोटेनस जो है वो 20 मीटर है, जो कि रोप है, बराबर। ये दो चीज सही है। तो आप एक बात बताओ, थीटा हमारे पास दिया है कितना, 30 डिग्री। तो एक बात बताओ, इस 30 डिग्री अकॉर्डिंग हमने मार्किंग पहले कर ली अपने ट्रायंगल में, पी एच जो भी आपने मार्किंग किया, आप वैल्यूज लिख लो। अब ये बताओ कि ये पी और एच किस फॉर्मूला में आता है। किस फॉर्मूला का मतलब क्या, आपको पार्ट 1 में मैंने बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नॉलेज होना चाहिए। पी और एच किस फॉर्मूला में आता है सर, पी और एच साइन थीटा में आता है सर। तो P बाई एच कर लिए, बात समझ आ रही है। आपको बस यही चेक करना है कि एक एक आपको मिसिंग हो, एक दिया हो, उसके बेस पे हम रेशियोज लगाएंगे। अब देख लो, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री कर दिया, परपेंडिकुलर पे ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं है। एच मतलब 20 होगा। साइन 30 कितना होता है सर, साइन 30 1/2 होता है। अब P 20 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2P इक्वल्स टू 20, और P कितना आएगा बेटा, 20/2 आएगा सर। आंसर आएगा सर 10 मीटर। बस बात खत्म हो गई, 10 मीटर आंसर आ गया हमारा। एक मिसिंग एक गिवन, इसके बेस पे डिसाइड करो P और H किस फॉर्मूला में आता है। बस ये अगर नॉलेज क्लिक कर गया आपको, आपको बस वो साइन लगाना है। मान के चलो दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आपको और समझ आएगा। अब यहाँ पे 10 मीटर मिल गया ना, मतलब जो पोल का हाइट कितना है बेटा, 10 मीटर है। कंक्लूजन लिख लो, सो द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। हो गया आंसर। तो डायग्राम बनाया, गिवन टू फाइंड लिखा, बॉडी पार्ट आपका पूरा यहां से यहां तक, कंक्लूजन लिख दिया। तो ऐसे है आंसर करने का पैटर्न। समझ आ रही है बात। पहला क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को। और भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो कुछ शुरुआत है, अभी तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे पास अभी कुछ डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं यहाँ पे है कि मैं आपको क्वेश्चन को शो कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एनसीईआरटी का लेवल ही पकड़ा है। तो मैं क्वेश्चंस एटलीस्ट मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा, और मैं ज़्यादा होगा तो एक क्वेश्चन को रीड करके समझाऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फिर। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा देख लीजिए, सेकंड नंबर। मैंने आपको एक कंडीशन दिया कि एक आपको लाइट हाउस है। लाइट हाउस आपको पता होगा, पानी के बीच में होता है लाइट हाउस। लाइट हाउस आपको पता है, लाइट हाउस का जो टिप है वो ए है, ग्राउंड पे जो बी है। ये आपको हो गया ग्राउंड, ठीक। इसको डीसी ले लो। डी पे एक शिप है और सी पे भी एक शिप है। आई होप सो इट इज ओके। शिप मतलब बोट या कुछ भी ले लो। और एक जो यहाँ पे एक लड़का प्रेजेंट है, यहाँ पे एक लड़का प्रेजेंट है। वो लड़का पहले शिप पे देखता है और दूसरे शिप पे भी देखता है, ठीक। क्लियर है।
बात समझ ना, मैंने क्या स्टोरी लाइन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक लाइट हाउस लिया, लाइट हाउस के ऊपर एक लड़का बैठा है, वो लड़का शिप एक तरफ, दोनों साइड मतलब लाइट हाउस के दोनों साइड में शिप है, एक इधर दोनों की तरफ देख रहा है। और जो एंगल बन रहा है ना बेटा, वो बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक, दोनों के साथ। और लाइट हाउस का जो लेंथ दिया है वो 45 मीटर दिया हुआ है, जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है वो 45 मीटर है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालिए दोनों शिप का, ये क्या होगा। मतलब अगर मैं गिवन पे मेंशन करूं तो गिवन हमारा है लेंथ ऑफ लाइट हाउस, हमारे पास गिवन है जो कि है 45 मीटर, ठीक है। अब ये बताइए कि थीटा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सर साफ साफ दिख रहा है, हॉरिजेंटल लाइन के साथ ऊपर की ओर, हॉरिजेंटल लाइन के साथ ऊपर की ओर, मतलब साफ साफ ये बात है, क्या है वो, सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों एक ही है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री मेंशन कर लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, टू फाइंड में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ठीक है। शुरू करें। आपको जो मैंने पहला सवाल कराया वो एक सिंगल डायग्राम था, सिंगल ट्रायंगल था। दूसरा क्वेश्चन जब हमने करा रहे हैं तो हमें कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। सर हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, राइट, एक इधर की तरफ, एक उधर की तरफ। बात समझ आ रही है। रूल सेम रहेगा बेटा, रूल चेंज नहीं करना है, जो रूल आपने पढ़ा है ना वही रूल रहेगा। अब आते हैं अप्रोच की ओर। अब देखो इसका अप्रोच कैसे होता है, स्टार्ट करें। ध्यान से सुनना, बहुत स्लो बताऊंगा, बहुत ज़्यादा स्लो बताऊंगा और आसान भाषा में बताऊंगा मैं। 45 डिग्री जो हमारा थीटा है, उसके अकॉर्डिंग सामने वाला क्या बनेगा। सर सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, बराबर। तो फिर ये क्या बनेगा, सर ये वाली पार्ट हमारी बेस बनेगी। आई होप सो क्लियर है। ये तो हाइपोटेनस है, ठीक है। चलिए, इस 45 डिग्री अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, सर परपेंडिकुलर ही रहेगा। और ये क्या बनेगा, सर ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेनस, बराबर है। आई होप सो क्लियर है। मार्किंग समझ आ रही है आपको। ये मार्किंग प्लीज मत करिएगा एग्जाम में, आपको बस मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ बात, ठीक है। क्लियर समझ आए तो उसके लिए बस ये अप्रोच है। जो भी आपको थीटा दिखता है ना, उसके अकॉर्डिंग पहले आप मन में बैठा लो कि क्या परपेंडिकुलर, क्या बेस और क्या हाइट, आई मीन हाइपोटेनस, ठीक है। मार्किंग कर ली। उसके बाद अब समझो कि हमें ये पूरा निकालना है, मतलब हमें निकालना क्या है, सर हमें निकालना है सी डी। तो पहले वाले ट्रायंगल में सी बी निकाल सकते हो। जी हाँ। कैसे निकालोगे, बात करते हैं। देखो कौन सा ट्रायंगल है ये, ए बी सी ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 45 मीटर। क्या हमारे से बेस निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा क्या हमारे से। और बेस की जगह मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लिखूंगा, आपको और क्लैरिटी मिले तो मैं लिखूंगा बेस की जगह पे बी सी। क्या लिखूंगा, बी सी। सिर्फ आप उधर वाला ट्रायंगल देखो, उधर वाला 45 के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर। हमें निकालना क्या है, बेस। हम ये क्यों निकाल रहे हैं, ये बेस पहले ट्रायंगल से निकाल लो, ये वाला बेस दूसरे ट्रायंगल से निकालो। अगर दोनों बेस को हम ऐड कर देंगे तो क्या हमें पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। बात समझो यहाँ पे, पहले वाले ट्रायंगल में ये बेस निकाल लेना है, दूसरे ट्रायंगल में ये बेस निकालेंगे। ये दोनों बेस का जो भी वैल्यू आएगा दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे क्या निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। आई होप सो बहुत आसान तरीके से बता दिया मैंने, आपको समझ आई होगी बात। तो जो लिख लिया यहाँ पे। अब ये बताओ सब लोग कि परपेंडिकुलर एंड द बेस, ये दोनों वैल्यू है ना, एक दिया एक मिसिंग है, सेम पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे क्या था, पी एच, साइन लगाया था हमने, साइन लगा दिया था। यहाँ क्या है बेटा, पी बी। पी बी किस फॉर्मूला में आता है, सर पी बी हमारा साफ साफ मुझे पता है कि टैन थीटा में आता है। तो पी बी लगा लो, थीटा के बेस पे 45, परपेंडिकुलर हो गया 45, ये हो गया बी सी। टैन 45 1 होता है बेटा, 45 बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी इक्वल्स टू 45 मीटर। पहला बेस निकल गया, पहला बेस खत्म। अब आते हैं दूसरे चीज पे, दूसरा पार्ट पे आते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल है, इधर वाला, ठीक है।
उसका नाम लिखेंगे। सर इसका नाम है ए डी बी। सो इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर कितना है 45 मीटर। बेस के क्या लिखोगे? सर बेस पे हम लिखेंगे, बेस पे लिखेंगे बी डी। सो बी डी लिख दिया यहाँ पे। अब अगेन पी और बी क्या करोगे? सर टैन अगेन लगा सकते हैं, लगा लो, टैन थीटा पी बाई बी। सो टैन 45 क्या लिखोगे बेटा? 45 अपॉन बी डी, ठीक है, ये 1 आएगा, 45 अपॉन बी डी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी इक्वल्स टू 45 मीटर। आई होप सो कंफर्मेशन समझ आ गया आपको बात, ठीक है, ये दोनों पार्ट समझ आ गया। चलिए अब हमें निकालना क्या है बेटा? निकालना है सर सी डी। सो देयर फोर सी डी इक्वल्स टू वॉट यू कैन राइट? यू कैन राइट डी बी प्लस बी सी। वैल्यू रख दो, डी बी हो गया 45, बी सी भी हो गया 45। आंसर कितना आएगा सी डी का? 90 मीटर। ये हमारा लेंथ है, क्या लेंथ है? सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 90 मीटर। आई होप तो समझ आ गया वो कैलकुलेशन इसका, ठीक है, बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत इसमें? ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन ध्यान सुनना, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। अब क्या हुआ, एक सिचुएशन है, नया स्टोरी है इसमें। ये एक ट्री मैंने बनाया, ठीक है, ए बी, ए बी एक ट्री है, ओके। एक जोर का तूफान आया, तूफान मतलब स्टॉर्म बोल सकते हैं। तो एक तूफान आया और ट्री जो हमारा जो पेड़ था ना, वो पेड़ टूट गया। तो सपोज मैं अपने मन से एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज सी पॉइंट से वो ब्रेक कर गया। मैं यहाँ पे सी पॉइंट पे ब्रेक लिख दूँ क्या? ज़्यादा बेटर है। सी पॉइंट पे जो पेड़ है वो टूट गया। देखो मतलब पेड़ ऐसे था, ठीक है, मैं यहाँ पे सी पॉइंट ले रहा हूँ अपना, क्योंकि मैं यहाँ से अपना फोल्ड कर सकता हूँ हैंड को, और टी ऐसे बेंड हो गया। बात समझ आ रही है? तो ए बी हमारा कंप्लीट ट्री था यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ब्रेक किया, तो ब्रेक के बाद जो टूटा हुआ पार्ट था ना, वो नीचे ऐसे गिर गया, ठीक। ये थोड़ा सा स्ट्रेट बनाते हैं, थोड़ा साफ साफ समझ आएगा आपको। ये हमारा है ब्रोकन पार्ट, ठीक। तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा? सर ये बनेगा हमारा ग्राउंड। अब मार्किंग कर लो, ट्राइंगल दिख रहा है आपको साफ साफ, कंप्लीट ट्री दिख रहा है, सी पॉइंट से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे गिरा, ये पूरा ब्रोकन पार्ट है, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा। अब मैं वैल्यूज आपको दे दे रहा हूँ। वैल्यूज हमारा जो ग्राउंड के साथ बनाया उसने, वो बनाया 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा चीज, आपका जो ग्राउंड का जो वैल्यू है वो भी दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया है 8 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब हमारे पास ट्री का आंसर क्या है, मतलब गिवन में मैं लिखूं तो क्वेश्चन दो चीज दिया है। लेंथ ऑफ द ग्राउंड हमें दिया गया है 8 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमारे पास गिवन है जो कि है 30 डिग्री। निकालना क्या है बेटा? सर निकालना है हमें लेंथ ऑफ द ट्री। लेंथ ऑफ द ट्री मतलब पूरा, ठीक है, ए से लेके बी तक। कंडीशन दिया था क्या? कंडीशन दिया था कि एक तूफान आया, तूफान के चलते वो ब्रेक किया, ब्रोकन पार्ट ऐसे कुछ गिर गया, ठीक है, मतलब ट्री ऐसे था और ब्रेक करके ऐसे गिर गया। ये स्ट्रेट रहेगा ऑब्वियसली, ये स्ट्रेट रहेगा अपना, ये ऐसे टच करेगा, तो कुछ ऐसा ट्राइंगल शेप बन रहा था अब, ठीक है। आप इमेजिन कर पा रहे हो, आई होप सो। अगर मैं आपको कुछ और तरीके से बताना चाहूँ तो मेरे पास हाथ में, एक सेकेंड,
चलिए मेरे पास दो चीज़ हाथ में है, मैं उसी के हेल्प से बताता हूँ। देखो, ये हमारा टोटल ट्री है, बात समझ लेना। सबको दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है। और आफ्टर स्टॉर्म ये टूट के ऐसे गिरा। अब सोचो कि टूट कैसे गिरेगा, तो एक ट्रायंगल शेप फॉर्म करेगा। मतलब ये जो टिप है ना, ये टिप ग्राउंड पे टच कर रहा है, तो कुछ ऐसा फॉर्म करेगा ऐसे करके। बात समझ आ रही है? तो कुछ ऐसा हमारा पे यहाँ पे शेप बन रहा है। अब आता है सवाल कि लेंथ कैसे निकालोगे, ये निकालना है पूरा। आपको ए बी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, शुरू करें। चलिए, रूल तो हमें पता है, वो सेम रूल ही लगेगा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। एक बात बताइए कि अगर मगर आ जाए थैंक यू। चलिए, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है बेटा, सर परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, ये क्या है, बेस। और ये क्या है, हाइपोटेनस, बराबर है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आप निकाल सकते हो? जी सर, मैं निकाल सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल में बात करूँ, सी बी डी, क्या सबको साफ साफ ट्रायंगल सी बी डी दिख रहा है? सी बी डी, क्योंकि यही ट्रायंगल, राइट। वो अप वाला जो भाग है जो टूट के, आज के डेट पे ये टूट के यहाँ पे जॉइंट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जहाँ पे पहले ट्रायंगल दिख रहा है, पहले ट्रायंगल तो सॉल्व कर लो, क्योंकि डायरेक्टली इसको फिगर नहीं कर पाओगे तुम, राइट। ये जो ए सी है ना बेटा, ये ए सी ही आज के डेट में बी सी डी है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं क्या आपको? मैं अगर यहाँ पे दिखा दूं, जो ए सी है ना वही सी डी है, ये सबको मालूम होना चाहिए। क्योंकि एसी ही टूटा और झुका था, जो कि ऐसा कुछ दिख रहा है, तभी मैंने इसको डॉट स्ट्रक्चर में दिखाया है। तो एसी जो है वो सी डी है, सेम थिंग है। तो पहला केस में क्या है कि हमने जो ट्रायंगल था पहले वो फिगर कर लेंगे। सीबीडी ट्रायंगल था, हमें इससे सीबी मिल जाएगा। मतलब कि देखो, 30 के अकॉर्डिंग मैंने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस मार्किंग कर ली है। हमारा सर परपेंडिकुलर है सीबी। ठीक है, बेस हमारा है 8 मीटर, तो बेस हमारा हो गया 8 मीटर। थीटा हमें दिया है 30 डिग्री। अब एक बात बताइए, परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूला में आएगा? सर वो आएगा tan थीटा के फॉर्मूला में। सो P बाई बी किए, tan 30 किया आपने, और परपेंडिकुलर हो गया CB/8। ठीक है, अब किसको पता है कि tan 30 का आंसर क्या होता है? किसी को बता सकता है यहाँ पे? कोई है जो बता सकता है मुझे कि tan 30 क्या आंसर होता है? जिनको नहीं पता हो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी बी किसके बराबर आएगा? 8/√3 मीटर के बराबर आएगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा? 8/√3 के बराबर आएगा। ठीक है, अब आते हैं, हमें ए सी निकालना है। ए सी ही जो है वो सी डी है। अब एक बात बताइए आप कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ किसी भी ट्रायंगल में, यहाँ पे हमें 8 मिला है, यहाँ हमें 8√3 मिला है, तो क्या ये निकल सकता है? जी सर निकल सकता है, क्योंकि ये एक हाइपोटेनस है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं, राइट। निकाल सकते हैं ना, क्योंकि देखो सबको पता है कि ए सी जो है वो सी डी के बराबर है ना, क्योंकि सेम वही टुकड़ा है जो नीचे गिरा है। हाइपोटेनस निकाल लो, उसके बाद ये जो आपने परपेंडिकुलर निकाला है ना ये वाला, इसमें ऐड कर लो, आपको टोटल ट्री स्टेट मिल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल में दो वैल्यूज मिल गए, एक निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पहले निकाल लेते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। हमारा जो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर जो है वही सेम वर्ड लिख लें क्या? एच हमारा क्या है? सी डी। सी डी स्क्वायर जो है वो 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के बराबर है। तो सी डी स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 64/3 प्लस 64, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन इट बिकम्स 64 प्लस ये कितना मल्टीप्लिकेशन आएगा? 12, और 1 कैरी जाएगा, सॉरी 19, 192, डाउन साइड कितना आएगा? 3। सी डी स्क्वायर बनेगा बेटा कितना ऐड करने के बाद? 6 9 6 15, 15 का एक, 256/3। अब इसको कैंसिल अगर कर सकते हो तो कर लो, देन इट विल बी नियर बाई 7 6 15, नहीं कैंसिल तो नहीं हो पाएगा ये, कुछ गलत हुआ क्या यहाँ पे? sin 30 1/cos 30 1/2 मतलब 3/2।
नहीं ठीक है, ऑल वैल्यूज आर ओके ओके। 256 बराबर है 12 का एक 19 192, ये भी सही है। 8864 ये भी सही है। ठीक है कोई बात नहीं, कैंसिल करिए आगे इसको। इसको कैंसिल अगर करेंगे देन इट विल बी लाइक 8 टाइम्स 24, 16 हो गया ना, 5 टाइम्स 15 डेसिमल 3, और सी डी करोगे देन रूट अंडर 85 डेसिमल, साफ साफ लिख देते हैं, इट विल बी 85 डेसिमल 3। ठीक है, हमारे सी डी की वैल्यू मिल गई 85 डेसिमल 3। 85 डेसिमल 3 मतलब जो लास्ट पार्ट लिख लें सर, सी डी जो है वो ए सी के बराबर था ना, मतलब ए सी भी कितना आएगा, रूट अंडर 85 डेसिमल 3। अगर 85 डेसिमल 3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे देन इट विल बी लाइक वी कैन से अप्रोक्सीमेशन कितना आएगा इसका, कौन बता सकता है यहाँ पे, इसके आसपास कौन है। 81 का रूट अंदर कितना होता है 9। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 9.3 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 9.3 मीटर अप्रोक्स। ठीक है, लास्ट आंसर कर लें सर। लास्ट आंसर है, हमें निकालना है क्या, देयरफॉर ए बी निकालना है। ए बी के लिए हमें दो पार्ट चाहिए, ए सी भी चाहिए और सी बी भी चाहिए। ए सी चाहिए और सी बी चाहिए। ए सी सर हमारे पास है 9.3 और सी बी क्या निकला है 8/√3। इसको अगर ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, इसको अगर ऐड कर लिए तो आंसर आ जाएगा। √3 का वैल्यू 1.69 करके डाल सकते हो वैसे, √3 हाँ 1.69 डाल सकते हो। अगर मैं आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करूँ देन जस्ट गिव मी अ वाइल, एक सेकेंड। आपको √3 चाहिए ना, किसको पता है यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या होती है, इट विल बी 1.69 समथिंग लाइक दैट वे। ठीक है, √3 में एक बार उसको देख लेता हूँ क्या है एग्जैक्टली। ओके 1.7, ठीक है। तो 8 डिवाइड बाई 1.7 करेंगे, 8 डिवाइड बाई 1.7, सॉरी 8 डिवाइड बाई 1.7, तो देख लो 9.3 ऐसे ही रहेगा, और √3 का वैल्यू 1.7 लिख लो। ठीक है, 1.7 लिख लो, 9.3 एडिशन 8 डिवाइड बाई 1.7 करोगे तो 4.7 आएगा। ऐड करने के बाद फाइनल आंसर बनेगा 10 1 15 लाइक 14 और 15 10 14 ओनली, 14.0 मीटर, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, देख लीजिए कैसे बना है। देख लीजिए कैसे करना है साफ साफ, एक बार मैं थोड़ा सा उसको स्विच कर लूँ इधर। ठीक है, आई होप सो समझ आ रहा होगा। सो दो हमने हमें ये क्वेश्चन में क्या समझ आया, ट्रायंगल पे फिगर किया, फिर वो पार्ट पाइथागोरस करके निकाला हमने, कौन सा पार्ट, ये हाइपोटेनस वाला पार्ट। हाइपोटेनस ये ऊपर वाले पार्ट के बराबर है, ये हमें पता होगा बात। और फिर कैलकुलेशन किया है, √3 का वैल्यू हमने 1.7 लिया है। ठीक है, 1.7 ही होता है, और 8 डिवाइड बाई 1.7 करोगे तो 4.7 के आसपास आएगा। ये दोनों को ऐड करने पे 14.0 मीटर आ जाएगा। कंक्लूजन मेंशन कर देना कि सो द लेंथ ऑफ द ट्री इज 14 मीटर, लिख देता हूँ मैं। सो द लेंथ ऑफ द ट्री इज of the tree is 14 मीटर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, पूरा वैल्यू नहीं है हमारे पास एक्चुअली में। आई होप सो ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो फिर इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। 3 सवाल हमने इस क्वेश्चन बनाया है, जो कि एक बहुत सिंपल लिया था सिंगल सिंगल डायग्राम पे, एक फिर लिया हमने डबल डायग्राम पे, एक फिर कुछ ऐसा कंडीशन लगा के भी ले लिया। सो लाइक जो क्वेश्चन का तरीका है ना बस यही है, उसमें कुछ है नहीं,
बस आपको एक नॉलेज होनी चाहिए जो आपको मैंने पहले मेंशन की है, कि आपको क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद डायग्राम बनाने का कैपेसिटी होना चाहिए। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है चैप्टर में। अगर वो कर लोगे तो बहुत ईजी है आपके लिए, फिर आपके लिए टफ नहीं जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं यहीं पे, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट में, जो कि हमारा आई थिंक एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल ही आएगा। फिर उसके बाद ये हमारा प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।